सीएम पद और अपने बेटे के उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लालच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की राजनीति में जाटों को खत्म कर दिया। जाट नेताओं के बाद हुड्डा की राजनीति ने जाट नागरिकों को भी महत्वहीन कर दिया है और हरियाणा में कांग्रेस के लिए रास्ते बहुत मुश्किल कर दिए। 2004 के बाद से ही हुड्डा कांग्रेस को अपनी निजी संपत्ति मानकर चलने लगे थे, लेकिन फैक्ट यह है कि हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने कभी मेजॉरिटी हासिल नहीं किया। 2004 में हुड्डा को हाईकमान की दया पर सीएम का पद मिला। 2009 में हुड्डा के नेतृत्व में सरकार जरूर बनी, लेकिन पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 2014, 19 और 24 में पार्टी हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और हारी। 4 चुनाव किसी नेता के लिए बहुत होते हैं कि उसका आकलन किया जा सके, और हुड्डा ने इन 4 चुनावों में साबित किया ना तो वो सीएम पद के मटेरियल हैं और ना ही संगठन के लिहाज से पार्टी के लिए लाभकारी। अशोक तंवर का पार्टी से निकाले जाने तक की कहानी हो या कुमारी शैलजा के अलग थलग पड़ जाने की, राव इंद्रजीत से लेकर किरण चौधरी तक हुड्डा की राजनीति ने कांग्रेस को काटने और रिड्यूस करने का काम किया। 2019 में अशोक तंवर के विरोध में हुड्डा ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी थी और प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कमजोर पड़ी पार्टी को अपनी मांगों के लिए लगभग ब्लैकमेल किया। इसके बाद पार्टी शून्य होती चली गई और हुड्डा बढ़ते चले गए। इतना बढ़े कि चुनावों में टिकट मांगने वालों की भीड़ कांग्रेस कार्यालय में ना लगकर हुड्डा की कोठी में लगती। पार्टी इतना मजबूर हो गई कि टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को 72 टिकटें दी। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को हुड्डा ने खत्म किया, एक तानाशाह की तरह पार्टी चलाई और अब हरियाणा में हुड्डा और कांग्रेस लगभग अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीद रही होगी कि 8 अक्टूबर के बाद निर्विवाद रूप से हरियाणा के सबसे बड़े नेता बन चुके होंगे। कुमारी शैलजा से लेकर सुरजेवाला तक या तो हुड्डा राज को स्वीकार करेंगे या फिर उन्हें हुड्डास के छोड़े हुए या दिए गए छोटे से हिस्से से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन हुड्डा की यह उम्मीद टूट चुकी है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का उनका दावा, मीडिया और सर्वे रिपोर्ट्स भी जिस पर मुहर लगा रहे थे, वो फुस हो चुका है। बीजेपी 48 सीट जीतकर हरियाणा में सरकार बना रही है और कांग्रेस 37 सीटों के साथ ईवीएम चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही है। सवालों में दम जरूर है। कौन से सवाल हैं ये भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि जिसको जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। टिकट वितरण में जिसे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मिली, हार की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। 90 में से 72 सीटें हुड्डा की मर्जी से बांटी गई, मतलब 80%। मतलब पार्टी ने भी कह दिया, जा हुड्डा जीत ले हरियाणा। लेकिन कांग्रेस माहौल, मुद्दे और समय के अपने हक में रहने के बावजूद चुनाव हार गई। इस हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की इस हार के सबसे बड़े खलनायक दिखते हैं। सवाल यह है कि क्या इसमें केवल किस्मत का दोष है? जी नहीं, हुड्डा की पूरी राजनीति इन हालात के लिए दोषी है। इन चुनावों में ईवीएम और मशीनरी के दुरुपयोग के अलावा कांग्रेस की हार का बड़ा कारण हुड्डा की राजनीति रही। हरियाणा में जाटों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन इतनी नहीं कि अकेले दम पर सरकार बनवा दे। कांग्रेस 36 बिरादरी की बात करती रही, लेकिन किसी दूसरी बिरादरी के बड़े नेता महत्वपूर्ण भूमिका में पार्टी में दिखे क्या? नहीं। हुड्डा के अलावा हरियाणा कांग्रेस में जो सबसे बड़ी नेता दिखती हैं वो है कुमारी शैलजा, लेकिन उनके खिलाफ इस हद तक माहौल बना कि वो अंबाला और सिरसा की कुछ सीट्स के अलावा अधिक सक्रिय नहीं रही और इन सब के पीछे हुड्डा का हाथ था। हुड्डा और शैलजा के अलावा कांग्रेस में और कौन नेता है? आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि जो नेता थे वो या तो दूसरी पार्टी में चले गए या फिर सक्रिय नहीं रहे। राव इंद्रजीत से लेकर कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर, किरण चौधरी तक को हुड्डा के कारण कांग्रेस से जाना पड़ा। हुड्डा इकलौते कारण नहीं रहे होंगे, लेकिन एक बड़े कारण तो जरूर थे। गैर जाट नेताओं से लेकर अन्य जाट नेताओं को भी हुड्डा अकोमोडेट नहीं कर पाए। अन्य बिरादरियां हुड्डा से नाराज रही, वहीं जाट भी विकल्पहीनता के कारण हुड्डा को नेता मानने पर मजबूर हुए। 2014 में मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो थी। 2019 में जब इनेलो टूटी तब भी दुष्यंत की जजपा को 10 सीटें मिली। साफ था कि हुड्डा जाटों के सर्वमान्य नेता नहीं है, लेकिन फिर दुष्यंत बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए और जाट विकल्पहीन हो गए। हुड्डा जाटों की मजबूरी बन गए, क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर जाटों के खिलाफ बाकी बिरादरियों की लामबंदी शुरू कर दी। ऐसे में जाटों के पास विकल्प के रूप में कांग्रेस
एकमात्र पार्टी और हुड्डा एकमात्र नेता बचे। लेकिन इससे बीजेपी के एंटी जाट कंसोलिडेशन को फायदा मिला। देशवाली रीजन, जिसे हुड्डा का गढ़ माना जाता है, उसे बीजेपी ने तोड़ दिया। 14 में से 4 सीटें बीजेपी ने और 1 सीट बीजेपी के बागी स्वतंत्र उम्मीदवार देवेंद्र कादियान ने जीता। हुड्डा को अपने ही गढ़ में नुकसान हुआ। इसके अलावा बांगर रीजन में पड़ने वाले जाट बहुल इलाकों जैसे उचाना, नरवाना, सफीदो, पुंडरी, बरवाला में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। बड़ा सवाल यह उठता है कि हुड्डा किस आधार पर अपने आप को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आंकड़े यह बताते हैं कि हुड्डा अपना गढ़ बचाने में भी नाकाम रहे और जाट बहुल इलाकों में भी बीजेपी उन पर भारी पड़ी। हरियाणा में अधिकतर कांग्रेस उम्मीदवारों ने हुड्डा के नाम पर चुनाव लड़ा। जाहिर है, जब 72 उम्मीदवार हुड्डा कैंप के थे तो यह होना ही था। हुड्डा अपनी ताकत का एहसास टिकट वितरण से करा चुके थे। ऐसे में अच्छी रणनीति यह होती कि हुड्डा का ज्यादा आलाप ना होता, लेकिन यह हुआ। अब यह आइडिया हुड्डा का था या फिर उनके वफादार प्रत्याशियों का, ये वो ही बता सकते हैं। आलम यह रहा कि रिजर्व विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशी हुड्डा के नाम पर वोट मांगते रहे और असर यह रहा कि बीजेपी ने 17 रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती। पिछली बार बीजेपी ने इन 17 में से 5 सीट्स जीती थी। दलित रिजर्व सीट में हार का एक बड़ा कारण प्रत्याशियों द्वारा हुड्डा के इर्द गिर्द चुनाव लड़ना रहा। कुमारी शैलजा की उपेक्षा और हुड्डा केंद्रित चुनाव ने कांग्रेस का नुकसान किया। जीटी रोड से सटे 23 विधानसभाओं में से 14 विधानसभा पर बीजेपी जीती। पिछली बार यह संख्या 12 थी, इस बार बढ़ी। पंजाबी समुदाय के लोगों की संख्या अच्छे तादाद में है इस रीजन में। इन सीटों पर कोई अलग प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से दिखी नहीं। कास्ट इक्वेशंस को दरकिनार किया गया और गलत टिकट वितरण किया गया, जिसने इन सीटों पर कांग्रेस की लुटिया डुबाने का काम किया। हालांकि हरियाणा में मशीनरी के दुरुपयोग और ईवीएम के खेल से भी इंकार नहीं किया जा सकता। काउंटिंग के दिन किसी ईवीएम की बैटरी 99% आखिर कैसे हो सकती है? काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। फुली चार्ज ईवीएम लगभग 48 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। मतदान के दिन 12-13 घंटों तक इससे काम लिया जाता है। मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। फिर गणना वाले दिन 99% बैटरी वाले ईवीएम कहां से आए, ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार बीजेपी 40 सीट जीती थी। इसके बाद हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर पहुंचा। केंद्र की बीजेपी सरकार के कृषि कानून और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे राज्य में नाराजगी थी, जो दिख भी रही थी। बीजेपी को अपने 9.5 सालों तक सीएम रहे खट्टर को हटाना पड़ा। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से हरियाणा का बड़ा तबका दुखी था और इन सब कारणों के बावजूद बीजेपी की सीट्स बढ़ गई। बड़े बड़े पोलस्टर्स, पत्रकार पूरी दमदारी से कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों के मूड के हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बननी भी चाहिए थी, जो हमने ग्राउंड पर ऑब्जर्व किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव लड़ने वालों की रणनीति पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन मैनेज्ड सिस्टम की चर्चा को भी छोड़ा नहीं जा सकता। खैर, परिणामों के बाद विश्लेषण आसान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस विश्लेषण का कोई महत्व न हो। और यही कांग्रेस के लिए खुशी का एक कारण छिपा हुआ है। इन चुनावों की विवेचना करने के बाद शायद कांग्रेस हुड्डा की जद से बाहर आ पाए, शायद हरियाणा में एक संगठन खड़ा कर पाए, शायद ये समझे कि पूरे प्रदेश का चुनाव एक जाति पर निर्भर होकर नहीं लड़ा जा सकता और पूरे प्रदेश की राजनीति भी एक जाति के रंग में रंग कर नहीं की जा सकती। प्रदेश की राजनीति कराने के लिए 36 बिरादरियों का केवल नारा नहीं दिया जा सकता, बल्कि सच में 36 बिरादरियों को प्रतिनिधित्व और सम्मान देना होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो के बारे में, इसके विषय के बारे में कोई राय हो, कोई टिप्पणी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।